अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस गाइडर। आज हमारा टॉपिक क्या है? आज हमारा क्लास 9th केमिस्ट्री का और टॉपिक क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट्स या बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कि हमें केमिस्ट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के क्या हैं। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता हैं तो आपको केमिस्ट्री काफ़ी हद तक समझ में आ जाती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास क्या है? मैटर। मैटर को हम बहुत डिटेल के साथ अपने फर्स्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर, तो इसीलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको आपको बताऊंगी। तो अगर आपको पढ़ना हो तो आप फर्स्ट लेक्चर में भी जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ पे इसको मज़ीद डिस्कस कर लेंगे। मैटर क्या होता है? वैसे भी आप लोग जानते हैं, सब बच्चों को पता है कि मैटर का मतलब क्या होता है, मादा। बट मैटर की डेफिनेशन क्या होती है? एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर वो चीज़ जो वजन रखती है और जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ठीक है, और केमिस्ट्री किसे कहते हैं? जैसे फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि मैटर की स्टडी ही क्या कहलाती है? केमिस्ट्री कहलाती है। ठीक है, यानी केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। फिर हमें ये भी पता है कि मैटर की कुछ स्टेट्स होती हैं। तो मैटर की 3 कॉमन स्टेट्स हैं, जानते हैं आप लोग छोटी क्लासेस से ही पढ़ते आए हो। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब 2 और स्टेट्स हैं, वैसे तो फोर्थ स्टेट भी एग्जिस्ट करती थी जिसको प्लाज्मा कहा जाता है। अब आपकी जो रिसेंट न्यू बुक है इसमें 5th स्टेट का भी बताया गया है। ठीक है, तो मैटर की 5 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोर्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। सॉलिड को आप जानते हो, हर वो चीज़ जो सॉलिड होती है, जो ठोस चीज़ को सॉलिड बोला जाता है। जो बहने वाली चीज़ें होती हैं जिनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, कोई मखसूस शक्ल सूरत नहीं होती, वो लिक्विड कहलाती है। जिसको आप जिस कंटेनर में डालते हो, जिस बर्तन में डालते हो, लिक्विड उसकी शेप ले लेता है। ठीक है, गैस क्या होती है? इसकी तो ना कोई शेप होती है और ना कोई वॉल्यूम होता है। प्लाज्मा क्या होती है? स्टेट, हाईली हॉट स्टेट ऑफ मैटर। और हाईली कोल्ड स्टेट ऑफ मैटर क्या कहलाती है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो वही मैं पिछली वाली बात ही रिपीट करूंगी कि इन टॉपिक्स को हम आगे जाकर चैप्टर नंबर 4 में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। तो मैटर क्या है? होप्स आपको पता है, पहले से भी आप जानते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्या है? एटम है। एटम क्या होता है? देखें, हाँ, केमिस्ट्री में जो एटम है और बायो में एक चीज़ होती है जिसको सेल कहा जाता है। ठीक है, बायो में इसको सेल कहते हैं, केमिस्ट्री में यही चीज़ एटम कहलाती है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? बेसिकली देखिए, अगर हम देखें तो एटम की डेफिनेशन भी क्या होती है कि वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। और अगर हम बायो में सेल की बात करें तो सेल भी क्या होता है? इतना छोटा पार्टिकल जो आपको जो आप पूरी बॉडी बनाता है, जो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है वो क्या है? सेल है। तो दोनों इतने छोटे होते हैं कि जो आप आम आंख से देख ही नहीं सकते हो। ठीक है, अब एटम की डेफिनेशन क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का सबसे छोटा जर्रा जिसे आप मजीद नहीं तोड़ सकते हो। इसको भी थोड़ा बहुत मैंने आपको किसी लेक्चर में पीछे बताया था। यानी मादे का वो छोटा जर्रा जिसको आप मजीद तकसीम ना कर सको। जैसे मैंने आपको मिसाल दी थी कि हमारे पास पाउडर है या चॉक को आप जब पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो पाउडर में कितने छोटे छोटे पीसेज होते हैं। अब उस एक पीस को क्या आप फर्दर तोड़ सकते हो? नहीं। तो इतना छोटा पीस मैटर का क्या कहलाता है? एटम कहलाता है, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एटम की ये डेफिनेशन है कि मैटर का इतना छोटा पार्टिकल जिसको आप मजीद डिवाइड ना कर सको, मजीद ना तोड़ सको, वो क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। ठीक है, इट डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट। और बेसिकली जो एटम होता है ना, वो हर एलिमेंट का, हर केमिस्ट्री में जो हर, अभी एलिमेंट भी हम आगे पढ़ेंगे एलिमेंट क्या होता है, हर एलिमेंट का बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। अब ये क्या बात हुई? ये बात इस तरह से है कि एटम का एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। जैसे अभी आप लोग यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये मैंने एटम बनाया है, वो छोटा पार्टिकल बनाया है। इस छोटे पार्टिकल की भी अपनी एक दुनिया होती है। ठीक है, जब इसको माइक्रोस्कोप से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बड़ा करके देखा गया, इसको कम्प्लीटली ऑब्जर्व किया गया, तो ये बात सामने आई कि एटम मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होता है। कि एटम के अंदर उससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो क्या कहलाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। क्योंकि ये एटम के पार्टिकल हैं और इससे छोटे हैं, इसीलिए सब का वर्ड आया है। ठीक है, तो एटम के अंदर मज़ीद छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, 3 इसके अलावा भी पाए जाते हैं, लेकिन इस लेवल तक फ़िलहाल आपको इतना ही पता होना चाहिए। तो एटम के अंदर 3 जो जो बहुत हाईलाइटेड है, जो मेन बेसिक पार्ट्स होते हैं एटम के, वो ये 3 होते हैं। इसके अलावा अदर भी होते हैं, लेकिन ये 3 बेसिक होते हैं। ठीक है, तो ये 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं जो एटम के अंदर मौजूद होते हैं, जो एटम को बनाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं और वो क्या कहलाते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। उन 3 पार्टिकल्स के नाम हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी भी बहुत आगे जाकर हुई कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहले जस्ट इतना पता था कि मैटर के बारे में
कि मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम कहलाता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ एटम को बनाती है, तो ये डिस्कवरीज आगे जाकर हुई थी, जो कि मैं भी आगे आपको बताऊंगी। भी रदरफोर्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्ड मेटल फॉर एक्सपेरिमेंट किया था, जो मैंने पीछे आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ केमिस्ट्री में भी समझाया था। रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिफाइन किया कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके सेंटर में क्या होता है, उसके सेंटर के बाहर क्या होता है, उसके किस तरह की शक्ल सूरत होती है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, तो कम्प्लीटली रदरफोर्ड ने डिफाइन किया था। तो वह तमाम बातें मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं, ठीक है। तो एटम क्या होता है, एटम फर्दर छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। जो क्या पार्टिकल्स, उनके नाम क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि वो एटम के छोटे पार्टिकल्स हैं। अब वो 3 पार्टिकल्स होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और तीसरा जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है। अब अगर हम एटम के स्ट्रक्चर की थोड़ा सा, हम यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो एटम का जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो 2 पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, 2 पार्ट्स पर डिपेंड करता है। एक उसका सेंट्रल पार्ट होता है और एक उसका बाहर का पार्ट होता है। जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है, जो उसका कंट्रोल सेंटर है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। अब जो मैंने 3 पार्टिकल्स की बात की, तो इन पार्टिकल्स में से जो 2 पार्टिकल्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियस के, यानी न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, यानी एटम के सेंटर में, एटम के कंट्रोल टावर में पाए जाते हैं। कौन कौन से, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, यानी प्लस चार्ज वाले पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स। और जो एक रह जाता है इलेक्ट्रॉन, वो एटम के गिर्द चक्कर काटता रहता है, ठीक है। एटम के गिर्द रिवॉल्व होता है, घूमता रहता है अलग अलग पाथ्स पे, पाथ कहते हैं रास्ते को। तो इस न्यूक्लियस के अराउंड बहुत सारे रास्ते होते हैं, इस तरह गोल गोल गोल, और वह रास्ते डिपेंड करते हैं एटम के एटॉमिक नंबर के ऊपर। जितना किसी एटम का एटॉमिक नंबर होगा, उतने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो उस हिसाब से इसके रास्ते भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, उतने ही सर्कुलर पाथ होते हैं। तो कहने का मतलब ये, मैं अब ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा रही, हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल के साथ, कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल चार्ज। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पाए जाते हैं, एटम के सेंटर में, यानी एटम के न्यूक्लियस में। और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, वो एटम के जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर होता है, और सर्कुलर पाथ में एक गोल गोल घूमता रहता है, और इस पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, जो एटम का स्ट्रक्चर है, मैंने भी आपको पीछे थोड़ा सा बताया कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या होता है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम किसने एक्सप्लेन किया था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड साहब ने। रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम का स्ट्रक्चर डिफाइन किया, जो मैंने पीछे आपके सामने डिस्कस किया। अब एटम के ऊपर क्या चार्ज होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। वही बातें यहाँ पे लिखी हुई जो मैंने पीछे एक्सप्लेन कर दी है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में, यानी न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में, उसके आसपास बहुत सारे गोल गोल रास्ते होते हैं। उन गोल गोल रास्तों के भी खास नाम हैं, उनको शेल्स कहा जाता है, या एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, या ऑर्बिट्स भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन इन्हीं रास्तों में, इन्हीं सर्कुलर पाथ्स में घूमता रहता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर, और एटम के बारे में थोड़ा सा हमने यहाँ पे ज़्यादा डिफाइन किया है। आगे हमारा चैप्टर 3 स्टार्ट होगा, तो उसमें हमने वैसे भी एटम का स्ट्रक्चर पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें यहाँ पे नेसेसरी थी, तो इसीलिए मैंने आपको बता दी है। एटम के बेसिक पार्ट्स है, तो एटलीस्ट आपको इनका पता होना चाहिए। थर्ड हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, इट्स मेड अप ऑफ एटम दैट आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्ड। एटम्स जब केमिकली कंबाइन होते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल कहलाता है, केमिकल बॉन्ड के जरिए। अब यहाँ आपको बॉन्ड का मतलब भी पता होना चाहिए। बॉन्ड किसे कहते हैं, केमिस्ट्री में बॉन्ड लफ्ज़ का मतलब होता है 2 चीज़ों का आपस में लिंक। जब 2 चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं ना, जब 2 चीज़ें आपस में जुड़ती हैं, इसको बोलते हैं बॉन्डिंग या बॉन्ड, ठीक है। तो जब एटम्स आपस में केमिकल रिएक्शन के जरिए, यानी केमिकली कोई बॉन्ड बनाते हैं ना, तो वो क्या कहलाता है, वो उसकी एक अनदर फॉर्म बन जाती है, जो कि मॉलिक्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, मॉलिक्यूल। अब ये मॉलिक्यूल, जो केमिकल बॉन्ड की हम बात कर रहे हैं, केमिकल बॉन्ड बनता है, केमिकल रिएक्शन के जरिए बनता है। अब वो केमिकल बॉन्ड भी कैसे बनता है, तो वो केमिकल बॉन्डिंग की भी कुछ टाइप्स हैं, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर 4 में। यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बनिस्बत हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे केमिकल बॉन्ड जो बनता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की वजह से बनता है, या एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। यानी इन सिंपल एंड शॉर्ट हमारे पास मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, कि जब एटम्स केमिकल रिएक्शन के जरिए, केमिकल बॉन्डिंग के जरिए आपस में बाइंड हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वो फॉर्म मॉलिक्यूल कहलाती है। अब मॉलिक्यूल की केमिकल बॉन्डिंग की बेस पर, एटम्स के साथ केमिकल बॉन्डिंग की बेस पर कुछ टाइप्स होते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं,
डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहले तो आपको मोनो, डाई और पॉली का मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए ये सारी ज्योमेट्रिकल लैंग्वेजेस हैं और केमिस्ट्री में बार बार रिपीट होंगी तो आपको आना चाहिए। मोनो का मतलब क्या होता है? वन, यानी सिंगल चीज़ की बात हो रही है तो वहाँ पर लफ्ज आता है मोनो। जब किसी दो चीज़ों की बात होगी तो वहाँ लफ्ज आएगा डाई। जब बहुत सारी चीज़ों की बात होगी तो वहाँ आएगा पॉली। ठीक है, तो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जो सिंगल एटम से बनेंगे। ठीक है, लाइक जैसे यहाँ पे आपके पास जो एग्जांपल्स हैं सारे सिंगल एटम्स हैं। हीलियम सिंगल एटम है, एच सिंगल एटम है, आर्गन सिंगल एटम है, ये जीनोन का सैंपल है। ठीक है, ये भी सिंगल एटम है। तो ये सिंगल एटम वाले मॉलिक्यूल्स है तो इसीलिए मोनोएटॉमिक कहलाए। डायटोमिक यानी जब दो एटम्स कंबाइन होंगे। अब दो एटम्स कौन से? जिस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है, हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइन हुए तो H2 बन गया, N के दो कंबाइन हुए नाइट्रोजन के तो N2 बन गया, Cl के दो कंबाइन हुए तो Cl2 बन गया, O के दो कंबाइन हुए तो O2 बन गया। इसी तरह से पोली में क्या है? जब दो से ज़्यादा यानी बहुत सारे मेनी, जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन होंगे तो वो पोली में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे O3 यानी ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए हैं, यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स और यहाँ पे 8 मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये है कि जब एटम्स केमिकली बॉन्ड बनाते हैं ना और केमिकली कंबाइन होते हैं विद एनी बॉन्ड, तो वो बॉन्डिंग की वजह से जो उसकी अनदर फॉर्म बनती है वो क्या कहलाती है? मॉलिक्यूल कहलाती है। ठीक है, और मॉलिक्यूल के कुछ टाइप्स होते हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं, मोनो, डाई और पॉली। देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सब्सटेंस। अब सब्सटेंस किसे कहते हैं? देखिए वैसे आमतौर पर मैं अगर आपको इसका लफ्ज़ी मतलब बताऊँ ना तो सब्सटेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ के लिए वर्ड सब्सटेंस यूज़ होता है। ठीक है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो। तो जब हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं ना तो किसी भी चीज़ के लिए वर्ड यूज़ होता है सब्सटेंस। ठीक है, अब सब्सटेंस केमिस्ट्री में किसे कहते हैं? अ पीस ऑफ प्योर मैटर, खालिस मैटर यानी प्योर मैटर। प्योर का मतलब क्या होता है? खालिस। किसी भी मैटर का, मैटर की जो प्योर हालत होती है ना, प्योर पीस ऑफ मैटर यानी कि मैटर का खालिस टुकड़ा क्या कहलाता है? सब्सटेंस कहलाता है। यानी किसी भी चीज़ की जो खालिस स्टेट होती है ना, खालिस हालत, वो कहलाती है सब्सटेंस। एवरी सब्सटेंस हैज अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज, और हर सब्सटेंस की अपनी फिक्स्ड यानी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, अपनी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और अपनी कंपोजिशन होती है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, कंपोजिशंस क्या होती हैं, सब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 के फर्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अगर आप किसी भी मैटर को प्योर फॉर्म में लेते हो ना तो वो क्या कहलाता है? सब्सटेंस कहलाता है। मिसाल के तौर पर NaCl, इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है। जो नमक हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, आम नमक होता है, तो वो NaCl। तो NaCl भी क्या है? खालिस चीज़ है। प्योर शुगर, जो चीनी, जो बिल्कुल प्योर खालिस चीनी होती है, वो सक्रोस होती है, जो हम आप अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सक्रोस कहते हैं इसको। तो ये भी क्या है? खालिस शुगर है, खालिस चीनी है। डायमंड खालिस, जो बिल्कुल हम क्लियर देखते हैं ना, जो बिल्कुल या तो ब्लू कलर का हो या बिल्कुल जो वाइट कलर का, ट्रांसपेरेंट कलर का। तो यानी सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ में जब कोई मिलावट नहीं होती ना, उसकी अपनी असली हालत बरकरार रहती है, उसको सब्सटेंस बोला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह पे सब्सटेंस के आगे टाइप्स हैं, मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस भी हैं। ठीक है, सब्सटेंस के टाइप्स भी हैं आगे जाकर कि सब्सटेंस एक तो खालिस होता है और एक मिक्सचर होता है। तो फिर मिक्सचर के अंदर भी फर्दर टाइप्स हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एलिमेंट। अब एलिमेंट क्या है? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। जब सेम टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, बाय एनी केमिकल रिएक्शन, बाय एनी केमिकल बॉन्ड, तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एलिमेंट। अब क्योंकि एक एलिमेंट में तमाम एटम सेम कैटेगरी के हैं, मिसाल के तौर पर अब अगर हम एक हाइड्रोजन एटम की बात करते हैं, तो हाइड्रोजन एटम, अगर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है, तो जाहिर है अब इन्होंने हाइड्रोजन का एलिमेंट बना दिया। अब जब हाइड्रोजन का एलिमेंट बन ही हाइड्रोजन के सेम एटम्स की कॉम्बिनेशन से रहा है, तो जाहिर सी बात है इन सबका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वो भी सब क्या होगा? सेम होगा। अभी जो मैंने टर्म यूज़ किया एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये क्या होती है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी इन सिंपल अगर मैं आपको बताऊँ एटॉमिक नंबर, मास नंबर, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात हो रही है। ठीक है, तो क्योंकि तमाम एटम सेम है तो जाहिर सी बात है जो इसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है, वही इसके पास है, वही इसके पास है और वही इसके पास है। तो जब बहुत सारे एटम्स कंबाइन होते हैं और जब सेम एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एलिमेंट बनाते हैं। ठीक है, और क्योंकि वो सारे सेम एटम्स होते हैं इसीलिए उनका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉट डिकम्पोज्ड बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। अब अगर एक एलिमेंट बन गया तो उसको हम किसी भी ऑर्डिनरी का मतलब होता है कोई भी आम सा,
किसी भी केमिकल रिएक्शन से हम एलिमेंट को ब्रेक नहीं कर सकते। अगर हम चाहें कि हम एलिमेंट को ब्रेक करें, एलिमेंट को तोड़ दें, तो हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर अप्लाई करेंगे तो एलिमेंट नहीं टूटेगा। एलिमेंट को ब्रेक करने के लिए स्पेसिफिक यानी कि खास रिएक्शंस होते हैं, जिस तरह से रेडियोएक्टिव रिएक्शंस हो गए, फिजन रिएक्शन हो गए, फ्यूजन रिएक्शन हो गए। तो इस तरह के यानी खास किस्म के रिएक्शंस को अप्लाई करना पड़ता है एलिमेंट्स को ब्रेक करने के लिए। किसी भी रिएक्शन से हम एलिमेंट्स के कोई भी अगर रिएक्शन हम अप्लाई कर दें एलिमेंट्स को ब्रेक करने के लिए, तो उनसे हम एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, जब सेम टाइप ऑफ एटम्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं। और क्योंकि वो सेम टाइप ऑफ एटम्स है तो उनके एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी सब में सेम होते हैं। और क्या होता है कि एलिमेंट्स को हम किसी भी आम रिएक्शन से तोड़ सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सिंबल। सिंबल क्या होता है, सीधी सी बात है, सिंबल लफ्ज किस लिए इस्तेमाल होता है, आम जिंदगी में किस लिए इस्तेमाल करते हैं, किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को शॉर्टकट में पेश करने के लिए। तो यहाँ पर भी यही है, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में एलिमेंट्स हैं, एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो एलिमेंट्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को जब हम किसी भी अल्फ़ाबेट्स के ज़रिए या किसी भी अल्फ़ाबेट के ज़रिए शॉर्टकट में एक्सप्लेन करना चाहें ना, तो वो क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन यानी किसी भी एलिमेंट को जब आप अल्फ़ाबेटिकली शो करते हो ना, तो वो उसका क्या कहलाता है, सिंबल कहलाता है। अब सिंबल मुख्तलिफ ज़बानों में इस्तेमाल किए जाते हैं, इंग्लिश में भी होते हैं, लैटिन भी है, ग्रीक भी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अब हाइड्रोजन के लिए क्या सिंबल यूज़ करते हैं, कैपिटल एच। नाइट्रोजन के लिए क्या यूज़ करते हैं, कैपिटल एन। हीलियम के लिए क्या यूज़ करते हैं, HE। ऑक्सीजन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन। यानी सीधी सी बात है, किसी भी चीज़ को शॉर्टकट वे में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिफाइन कर देना क्या कहलाता है, उसका सिंबल कहलाता है। यहाँ पर एलिमेंट में कुछ बातें रह गई हैं, वो क्या है, एलिमेंट में फर्दर बातें क्या है, इट अकर्स इन नेचर एज फ्री कंबाइंड स्टेट। अब जो एलिमेंट है वो नेचर में फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब उनकी स्टेट्स मुख्तलिफ होती हैं, सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, लिक्विड स्टेट में भी एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और गैसियस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। और इन्हीं तमाम स्टेट्स में फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। नाउ 118 एलिमेंट्स। अगर हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में अब तक 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है। ठीक है, एलिमेंट्स को डिवाइड किया जाता है उन फर्दर टाइप्स के अंदर, किस बेस पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बेस पर, आइदर वो फिजिकल होती हैं या केमिकल होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटालॉइड में। ये चीज़ें भी हमने आगे पढ़नी है, यहाँ मैं मुख्तसर सा बताऊंगी। मेटल्स क्या होती हैं, सॉलिड फॉर्म। नॉन मेटल्स क्या होती है, सॉलिड या लिक्विड फॉर्म। मेटालॉइड्स क्या होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैसेस का मिक्सचर होता है। ठीक है, मेटल्स सीधी से अगर आपको सिंपल सी बात बताऊं तो मेटल्स क्या होते हैं, वो जो लाइट को पास कर सकते हैं। नॉन मेटल्स जो लाइट को पास नहीं करते, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जो बिजली को, जिनके अंदर से बिजली गुजर सकती है ना, वो मेटल्स कहलाते हैं। और ये ज़्यादातर सॉलिड होते हैं। जिनके अंदर से बिजली नहीं गुजर सकती, ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉन मेटल्स। और सॉलिड, लिक्विड और मेटल्स और नॉन मेटल्स, इन दोनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, मेटालॉइड कहलाता है। यानी उनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक? ओके।